नमस्कार, मैं राजीव चौबे और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय चेतना न्यूज। आरसीएन में आपका स्वागत है। आज हम भिलाई सेक्टर 2 में हाउस लीज संयुक्त संघर्ष समिति के कार्यालय में बैठे हैं और मेरे साथ हैं इस समिति के कर्ता धर्ता श्री पी.आर. वर्मा जी और श्री पी.सी. शर्मा जी। एक लंबा संघर्ष भिलाई में हाउस लीज के लिए चल रहा है। आपको मालूम होगा कि उसके पहले भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा भिलाई टाउनशिप के अंतर्गत जो बीएसपी के आवास है, बीएसपी के आवास वो बीएसपी कर्मचारियों को लीज पे दिए गए। ये प्रक्रिया जो है वो एक एक करके 5 फेज में चली। 5वें फेज के बाद लीज को बंद कर दिया गया। बंद करने का कोई ठोस कारण आज तक सामने नहीं आया और उसके बाद 5वें फेज के बाद जब ये बंद हुआ उसके बाद तत्कालीन इस्पात मंत्री रामविलास पासवान भिलाई पहुंचे और उन्होंने इस लीज संघर्ष समिति के सामने इनको आश्वासन दिया था कि 6वीं योजना सिर्फ भिलाई के लिए हम चालू करेंगे। 6th फेज जो है वो चालू किया जाएगा, लेकिन इस बात को वर्षों बीत गए, आज तक 6th फेज चालू नहीं हुआ है। और ऐसे बहुतेरे बीएसपी के कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं जो बीएसपी के निवास में आज भी रह रहे हैं रिटेंशन स्कीम के अंतर्गत, और इस उम्मीद पर कि आज नहीं तो कल 6वां फेज जो वो चालू हुआ, लेकिन आज तक कोई भी किसी भी प्रकार का संकेत सेल प्रबंधन की तरफ से नहीं मिला है और इनको ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। भिलाई के सारे जनप्रतिनिधि, यहाँ के जो विधायक, सांसद, पूर्व विधायक, सांसद, सभी ने इस दिशा में, कुछ ने इनको मना कर दिया, कुछ ने इनको आश्वासन दिया, लेकिन गाड़ी कुल मिलाकर वही अटकी हुई है। अभी तक ये योजना जो है वो जमीन पर लागू नहीं हो पाई है। देखने वाली सबसे बड़ी बात यह है कि आज की तारीख में भिलाई टाउनशिप के अंतर्गत बीएसपी के इतने मकान रिक्त पड़े हैं और इतने मकान जो जर्जर हो चुके हैं, जिसको डिसमेंटल किया जा रहा है, जगह इतनी ज्यादा है और भिलाई इस्पात संयंत्र के कर्मचारियों की तादाद जो है वो शुरुआती दौर से 20% भी नहीं रह गई है। बावजूद उसके इन अनुपयोगी पड़े मकानों को, जिनका भविष्य में भिलाई इस्पात संयंत्र के पास कोई उपयोग नहीं है, उन कर्मचारियों को, उन अधिकारियों को जिन्होंने अपना पूरा जीवन भिलाई स्टील प्लांट के अंदर गर्म भट्टियों में तपा दिया अपने खून और पसीने से भिलाई स्टील प्लांट को और भिलाई शहर को एक बहुत सुंदर आकार दिया, एक बहुआयामी पहचान दी, वो अपने लिए, अपने छत के लिए तरस रहे हैं और संवेदनहीन प्रशासन और बेखबर जनप्रतिनिधि इस दिशा में कोई काम नहीं कर पा रहे हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे। श्री पी.आर. वर्मा जी, आप बताएंगे ये संघर्ष आपका कब से चल रहा है और आपको क्या उम्मीदें हैं, क्या कारण था? सबसे पहले तो हम उस कारण में जाना चाहेंगे कि 5 फेज के बाद 6वें फेज को क्यों रोक दिया गया। देखिए, 5 फेज तक यहाँ पर हाउस लीज का 2001 से लेकर 2003 तक के 5 फेज यहाँ पर लीज दिया गया और 6वां चरण को यहाँ भिलाई के लिए रोक दिया गया। इसके पश्चात यहाँ भी सभी जनप्रतिनिधि, नहीं, मेरे प्रश्न को आप समझिए, अपन मैंने पूछा कि क्यों रोक दिया गया। उसमें जब रोकने का जब कारण कुछ नहीं था, जब वो तो यहाँ पर पासवान जी घोषणा करती है 9 फरवरी को। वर्मा जी, आप, लेकिन वो आपको इस बात का कोई जानकारी है कि क्यों रोक दिया गया? उसका कहना था, एक मिनट चरण, 5 चरण के बाद 6वें चरण को क्यों रोक दिया गया? क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े जो अधिकारी थे वो अपना मकान पूरा तोड़ के फिर से उन्होंने बनाना शुरू कर दिया, जो इनके जो नियम जो थे नियमों के विपरीत उन्होंने बड़े बड़े अधिकारियों ने ये सब कर दिया। उसको देख के और भी कई सारे लोगों ने अपना शुरू किया ऐसा। अब उन अधिकारियों के ऊपर तो गाज गिर नहीं सकती थी उस समय, आज भले हो जाए कुछ, पर उस समय गिर नहीं सकती थी। तो उस समय तत्कालीन एमडी विनोद कुमार सिंह थे शायद उस समय, उन्होंने इसके बोले कि हमें लीज की जरूरत नहीं है, इस तरह से जो ये लोग कानून का उल्लंघन कर रहे हैं तो हम लीज नहीं देंगे। इस तरह से उस समय रुक गया था लीज का ये। देखिए, तकनीकी रूप से एक बहुत छोटा सा विषय सामने आ रहा है कि लीज में दिए गए मकानों के स्वरूप को बदलने की वजह से, नियमितीकरण में बाधा आने की वजह से, या लीज अनुबंध
के नियमों के उल्लंघन की वजह से इसको रोका गया। अब यहाँ प्रश्न ये उठता है कि भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा जो लीज पे जगह दी गई, मूलतः उस जमीन को 60 के दशक में बने हुए मकानों के स्वरूप में यदि थोड़ा बहुत परिवर्तन होता भी है और उसको अपने रहने के लायक यदि कोई व्यक्ति बना भी लेता है, तो उसमें बीएसपी का, भिलाई स्टील प्लांट प्रबंधन का या सेल प्रबंधन का नुकसान क्या है, ये बड़ा विषय है जो आज तक सेल या बीएसपी ने स्पष्ट नहीं कर पाई है। हमारा मानना यह है कि ये भिलाई जो एक उजड़ता हुआ शहर है, इस उजड़ते हुए शहर को बचाने का एकमात्र उपाय यह है कि जब आप लीज पे मकान दे रहे हैं तो उस समय उनको ये स्वायत्तता भी हो कि इसके स्वरूप को वो चाहे तो बदल सके, और उसके लिए कोई शुल्क यदि निर्धारित करे प्रबंधन तो वो शुल्क जरूर निर्धारित कर दे, लेकिन स्वरूप को न बदलने की शर्त की वजह से यदि लीज रोकी गई है तो निश्चित रूप से ये तकलीफदायक है, क्योंकि उसके स्वरूप को बदलने से भिलाई स्टील प्लांट प्रबंधन, सेल प्रबंधन के ऊपर कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है, बल्कि उसमें भी धनार्जन का एक माध्यम खोजा जा सकता है। अब क्या लगता है, मेरा कहना सही है? आपका कहना बिल्कुल सही है। उसमें नियमितीकरण का भी प्रावधान है जी। तो नियमितीकरण में भी जब शुल्क नारित होगा तो नियमितीकरण शुल्क उनको मिलेगा। ये सब होने के पश्चात भी रामविलास पासवान जी ने ये सोचा कि भिलाई काफी उन्नति करने वाला प्लांट है, बहुत फायदा देने वाला है, तो इसके स्वर्ण जयंती 50 साल पूरे हो रहे थे भिलाई स्टील प्लांट का, तो स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य पर उन्होंने पासवान जी ने सोचा कि छठवां चरण यहाँ पर भिलाई में लागू कर दिया जाए। तोहफा के रूप में एक तोहफा देते हैं, सोने का 10 ग्राम सोने का सिक्का और हाउस लीज लागू करिए, क्योंकि बहुत पुरातन मांग है। सब जगह चालू होने के बाद भी यहाँ पर छठवां चरण जो रुका है और सभी मांग रहे हैं, यहाँ के ऑफिसर, वर्कर, यूनियन नेता, इसलिए यहाँ स्वर्ण जयंती के अवसर पर इसको लागू किया जाए। पासवान जी यहाँ पर आए थे, जयंती स्टेडियम में उन्होंने घोषणा किया था। पूरा भिलाई टाउनशिप के जो हमारे कर्मचारी है, कुल कर्मचारी वहाँ इकट्ठा हो गए, बाहरी भीड़ थी, और उस भीड़ में हमारे जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह जी, डॉक्टर रमन सिंह जी थे, और हमारे जो अध्यक्ष है वहाँ विधानसभा के माननीय प्रकाश पांडे जी भी वहाँ उपस्थित थे। इन सभी के बीच में सभी मुख्यमंत्री ने भी अनुरोध किया कि भिलाई जिगर नहीं है, इसमें हमेशा फायदा पाया है, तो इसलिए यहाँ के लोगों की घोषणा किया जाए। और उसमें हमारे पांडे जी भी बोले कि आज मिलने का दिन है और निश्चित हो गया है, आज घोषणा होगी। इस प्रकार से सभी ने एक किया। शहर चेयरमैन भी यहाँ पहुंचे थे भिलाई में, और शहर चेयरमैन भी बोले। चलिए ठीक है। देखिए, एक बात की मोटी मोटी समझ में आ रही है, जो निकल के आती है वो ये है, सबसे पहले तो भिलाई स्टील प्लांट का ये बसाया हुआ शहर जो भिलाई टाउनशिप 10 सेक्टर, उसके बाद फिर रिसाली, मरोदा, रुआबांधा 3 सेक्टर, उसके बाद सेक्टर 11 नाम से जाने वाला कुर्सी पार्क के 4 जोन और कैंपन का बीएसपी क्षेत्र। इसके अलावा भी बीएसपी की बहुत सी जमीनें कोका सुपेला क्षेत्र में है। आज पटरी पार की जितनी जमीनें बीएसपी की है वो अधिकतर अतिक्रमण का शिकार हो चुकी हैं, बीएसपी के पास नहीं है। कैंप कुर्सी पार्क क्षेत्र को आप देखें तो खासकर अवैध अतिक्रमण बीएसपी की जमीनों में हो गया है। इस शहर भिलाई में टाउनशिप क्षेत्र में जो जमीनें बची हैं, इनका उपयोग अब भिलाई इस्पात संयंत्र के पास नहीं रह गया। तो ऐसे में एक शहर को पूरी तरह से उजाड़ दिया जाए या इसको बसाने का प्रयास एक नई सोच के साथ किया जाए, ये एक अहम प्रश्न है। इस प्रश्न को लेकर हमारे अपने जनप्रतिनिधि कितने संजीदा हैं और वो क्या सोचते हैं, ये एक अलग विषय है, क्योंकि ये जो यूनियन है इनका लगातार पाला पड़ते रहा है। ये जनप्रतिनिधियों के पास जाते रहे। भिलाई में इससे पहले प्रेम प्रकाश पांडे जी विधायक रहे, उसके बाद देवेंद्र यादव जी वर्तमान विधायक है। आपका क्या कहना है, जनप्रतिनिधि आपके इस बारे में क्या कहते हैं? जनप्रतिनिधि का कहना तो ऐसा है कि जनप्रतिनिधि बोलते हैं कोई कोमा में है, कोई कुछ है, इस तरह से बात करते हैं, परंतु आधिकारिक रूप से आज तक किसी भी मंत्री ने या किसी भी बीएसपी के अधिकारी ने यह घोषणा नहीं की कि लीज नहीं आएगा। ये घोषणा उन्होंने आधिकारिक रूप से नहीं की है अभी तक, इसलिए लीज अभी भी जिंदा है। जी।
ये बातें मोटी मोटी जो आपने सुनी, ये संघर्ष आपका कब से चल रहा है? हमारा संघर्ष वैसे तो 2010 से चल रहा है, परंतु हमारी ये हाउस लीज सेवक संघर्ष समिति की स्थापना 2014 में हुई है, अगस्त 2014 में, और तब से सतत संघर्ष हमारा चल रहा है। 2010 से संघर्ष प्रारंभ हुआ, 2014 में समिति बनी, और ये समिति पिछले 11 वर्षों से संघर्ष कर रही है, और इस 11 वर्षों के संघर्ष में कई बार दुर्ग, भिलाई, जिला कलेक्ट्रेट, जनप्रतिनिधि, और उसके बाद यहाँ तक दिल्ली तक भी आप लोगों को क्या है जी, दिल्ली भी गए थे आप लोग? दिल्ली भी गए थे, कई बार गए थे। 2015 में 19 मार्च 2015 को हमारी बैठक हुई थी, जिसमें विष्णुदेव साय जी उस समय इस्पात राज्य मंत्री थे, उनकी अध्यक्षता में एक बैठक हुई थी, जिसमें सेल चेयरमैन और कई डायरेक्टर्स वहां पे थे। हमारे तोमर जी जो कैबिनेट मिनिस्टर थे, उनको किसी कार्यवश राज्यसभा में जाना था, तो वो राज्यसभा से ही इस मीटिंग की कार्रवाई को मॉनिटर कर रहे थे, और उसमें उन्होंने सारी बातों को सुनने के बाद उन्होंने घोषणा कर दी कि ठीक है, हम ये सारी चीजों को कानूनी रूप से लेके आने के बाद में हम लीज का 6वां चरण आपको दे देंगे। अभी क्या लगता है, अभी किसके हाथ में है ये संभावना, जो या इस्पात मंत्री या सीनेट चेयरमैन, या कौन जिम्मेदार अधिकारी है जिससे आपको राहत मिल सकती है, जो आपको राहत देने में सक्षम है? अभी ऐसा ही संभावना तो करीब करीब खत्म हो गई है, क्योंकि मोदी जी के आने के बाद में 8 मंत्रियों का एक ग्रुप उन्होंने ये कर दिया है, जो जितने भी प्राइवेट सेक्टर्स की जमीन है उसके बारे में जो डिसीजन लेना है, ये 8 मंत्री का ग्रुप लेके लेगा, और वो डिसीजन मान्य होगा। पब्लिक सेक्टर्स की जमीनों के लिए हाँ, समिति बनाई। जी, तो ये कब से बनी है और कब तक ये मोदी जी के आने के बाद बनी है। ये मेरे ख्याल है 2015 के बाद ही बनी है, जो ये घोषणा वहां किए थे। तो क्या इस समिति के समक्ष आपकी मांगे प्रस्तुत हुई? बिल्कुल। तो नहीं, हमारे समक्ष में उन्होंने कोई मांग नहीं, आप लोगों ने इस समिति के सामने अपनी मांग रखी है, जो मंत्रियों की समिति है? नहीं, मंत्रियों की समिति के पास मंत्रियों के कोई ग्रुप का हमको पता नहीं है, हम क्या करें। तो ये विडंबना है कि आपको ये मालूम है कि 8 मंत्रियों की समिति बनी है पब्लिक सेक्टर्स के भूमि के विकास के लिए, लेकिन कौन मंत्री है, क्या है, इसकी जानकारी आपको नहीं? 8 दिशा में आपने प्रयास नहीं किया कोई? 8 मंत्रियों में की जानकारी हमें नहीं है इसके। तो फिर रास्ता कहाँ से निकलता है, आप कहाँ तक जाएंगे? अभी आपका संघर्ष नहीं, हमारा तो ये कहना है कि ठीक है, अभी हमारा हाउस लीज के लिए तो हमारा जो संघर्ष अभी लगातार चल रहा है और आगे चलता रहेगा, परंतु त्वरित जो हमको कल्पित व्यवस्था जो है वो लाइसेंस पद्धति पे, जैसे दुर्गापुर में और राउरकेला में निकला हुआ है, बोकारो में निकला हुआ है, पिछले 3 साल से लगातार निकल रहा है, उसी की तर्ज पे अगर हमको यहाँ पे दे दिया जाए तो लोगों को राहत मिलेगी। हम तो 15 साल हो गए रिटायर हुए, और 15 साल से इस मकान में रह रहे हैं हम। 32 तो ये लाइसेंस प्रणाली जो है दुर्गापुर राउरकेला में जो हुई है, वो भिलाई पर लागू नहीं हुई है? भिलाई में सिर्फ 400 स्क्वायर फीट तक के आवास जो है उसका लाइसेंस उन्होंने दिया है, परंतु रेट में काफी डिफरेंस है, क्योंकि सेल के ये यूनिट भी है, राउरकेला और दुर्गापुर वगैरह भी, और भिलाई भी सेल के यूनिट है। एक ही यूनिट के जो क्वार्टर्स है उनके जो भी नियम कायदे कानून है एक होने चाहिए। वहां कहीं पे 4 लाख में दिया है उन्होंने, कोई 4.5 या 5 लाख में दिया है। आज जो अभी निकला है, अभी कुछ दिन पहले, मेरे ख्याल 15 दिन हुआ है निकले हुए, एक ये निकला है, सर्कुलर निकला है, जिसमें ऑफिसर्स लोगों के लिए C3 टाइप का क्वार्टर जो है वो जो कंडम हो चुका है पूरी तरह से, और वो बांधा सेक्टर में 45 क्वार्टर जो है नॉन एग्जीक्यूटिव के लिए उन्होंने चिन्हित किया है। ये चिन्हित आवासों को हम लाइसेंस में देंगे, उसके लिए भी बहुत सारी शर्तें लगा दी है, जिसमें 3 साल के पहले जो रिटायर्ड हुए कर्मचारी हैं उनको नहीं मिलेगा, 3 साल के बाद 3 साल के अंदर जो रिटायर हुए हैं उनको ही मिलेगा। उसका रेट उन्होंने रखा है नॉन एग्जीक्यूटिव के लिए 8 लाख रुपए और एग्जीक्यूटिव क्वार्टर्स के लिए 10 लाख रुपए। अब जितने भी क्वार्टर हैं पूरे इतने कंडम हो चुके हैं कि यदि आदमी वहां पे जाके रह लेता है तो 5 से 6 लाख उसको रहने के लिए बनाने लायक हो जाएगा। उसके बाद लाइसेंस पद्धति में ये क्या सालाना टैक्स लेंगे, फीस लेंगे, रेंट लेंगे, क्या लेंगे? एनुअल रेंट है इनका, कितना है? मंथली रेंट है कि 2 रुपए स्क्वायर फीट
प्लेथ एरिया का 2 रुपए स्क्वायर फीट लेते हैं। परंतु अभी जो निकला है नॉन एग्जीक्यूटिव के लिए उन्होंने 8 लाख तो उन्होंने अमानत राशि रख दी, 3 रुपए स्क्वायर फीट उसका किराया रख दिया, और ऑफिसरों के लिए 10 लाख रुपए अमानत राशि और 4 रुपए स्क्वायर फीट किराया राशि। 900 स्क्वायर फीट का अगर C3 क्वार्टर है तो 3600 रुपए किराया देगा और 10 लाख रुपए उसका अमानत राशि जमा रहेगा बगैर ब्याज के, और 8 लाख रुपए इनका है। तो क्या यही दरें दुर्गापुर आउटला में नहीं है, नहीं है, कहीं पे ये 4 लाख और 4.5 जो सेल प्रबंधन की मनमानी है, ये हमारे संविधान के अनुच्छेद 14 का सरासर उल्लंघन है, जो हमको समता का अधिकार देता है। एक यूनिट है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसके स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के 3 अलग अलग प्लांट हैं, जिसमें तीनों प्लांट्स के लिए अलग अलग रेट्स का निर्धारण किया गया है। भिलाई स्टील प्लांट के लिए जो रेट है वो दुर्गापुर और राउरकेला से कहीं ज्यादा रखेगा। निश्चित रूप से स्थिति भयावह है। जो कर्मचारी 15 साल से सेवानिवृत्त होकर लीज की आस में और रिटेंशन स्कीम के अंतर्गत मकानों में है, इनके ऊपर मकान खाली करने का भी खतरा बना हुआ है, इनकी छत जो है वो खतरे में है, और इनका संघर्ष की स्थिति ये है कि अब आज से 15 साल पहले 60 वर्ष की उम्र में सेवानिवृत्त हुआ आदमी आज 75 वर्ष के वय को पार कर चुका है। इस उम्र के इस पड़ाव में संघर्ष भिलाई से लेकर दिल्ली तक, निश्चित रूप से इनका संघर्ष भिलाई इस्पात संयंत्र प्रबंधन और सेल प्रबंधन की संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। और उसके बाद यहां के जनप्रतिनिधियों का समर्थन न मिलना ये एक बहुत बड़े दुख और शोक का विषय है। निश्चित रूप से ये संघर्ष जब तक किसी निर्णायक उसमें ना पहुंच जाए तब तक ये संघर्ष चलता रहेगा। लेकिन उस समय के सेवानिवृत्त कर्मचारी अधिकारी इस संघर्ष के परिणाम आने तक कितने लोग इस संसार में रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये एक बड़ा प्रश्न है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ के जनप्रतिनिधियों को सारे जात पार्टीगत भावनाओं से ऊपर उठकर एक होकर, सारे विधायक सांसद एक मत होकर महापौर सब मिलकर एक बार दिल्ली जाए और केंद्र सरकार के सामने, सेल के सामने, इस्पात मंत्री के सामने हर उपयुक्त फोरम में इस मांग को उठाए। ये व्यवस्था सेल के बीएसपी के सेवानिवृत्त कर्मचारी और अधिकारियों के अलावा बीएसपी और सेल प्रबंधन के लिए भी निश्चित रूप से लाभदायक है। लेकिन नियमों की आड़ को लेकर लाल फीताशाही हमेशा से आम जन के काम को रोकने और अटकाने का प्रयास करती है, और वही इस लीज स्कीम में हो रहा है। आने वाले समय में क्या होगा ये तो भविष्य के घर में है, लेकिन हमारी शुभकामनाएं और आरसीएन का प्रयास हमेशा से इस लीज संघर्ष समिति के साथ रहेगा, और जब जरूरत पड़ेगी इनको, हम इनकी आवाज को बुलंद करने के लिए इनके साथ खड़े रहेंगे। आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।